हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल रिसर्च चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस करूंगी। पिछले वीडियोस में जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब अमेंडमेंट किए गए उसके ऊपर डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को देख लीजिएगा। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे ये पता चलता है कि जो जीएसटी लगता है वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों पर लगता है। यानी अगर कोई आइटम गुड्स या सर्विसेज या दोनों नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लग सकता है। तो फिर ये गुड्स या सर्विसेज का मतलब क्या होता है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। गुड्स और सर्विसेज को प्रॉपरली सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 के जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के ये दो सबसेक्शंस क्या कहता है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। ये कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर बाकी हर प्रकार के मूवेबल प्रॉपर्टीज को गुड्स कहा जाएगा। मनी में क्या आता है, जैसे कि करेंसी नोट्स, कॉइन्स, चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट, ये सब मनी के अंडर आएगा। इन सभी के सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे ही सिक्योरिटीज पर भी जीएसटी नहीं लगता है। सिक्योरिटीज में शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स, ये सब आता है। मनी और सिक्योरिटीज ये सर्विस के अंडर भी नहीं आता है, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ जीएसटी एक्ट कहता है सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। यानी मनी और सिक्योरिटीज दोनों ही गुड्स और सर्विसेज के अंडर नहीं आता है। ये गुड्स और सर्विसेज के अंडर नहीं आता है, इसीलिए इसके सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर से सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 को चलते हैं। ये कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, what includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land। मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर जितने प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति है उसे गुड्स कहेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land। गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कहता है एक्शनेबल क्लेम का मतलब वही सेम है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी तब उसे डिस्कस करूंगी। अभी के लिए इतना समझ के चलिए, अनसिक्योर्ड डेट, लॉटरी, इंश्योरेंस क्लेम, ये सभी एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आता है, इसीलिए सभी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगेगा। गुड्स में और क्या इंक्लूड है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये कहता है बढ़ता हुआ फसलें, घास और जमीन से जुड़े या उसका हिस्सा बनने वाले चीजें व्हिच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई से पहले उसे जमीन से अलग करने के लिए अग्री करना या कंट्रैक्ट करना। जब तक फसलें और घास जमीन से जुड़े हुए था तब तक वो इमूवेबल था। जब उसे काट के जमीन से अलग कर दिया गया तब वो मूवेबल हो गया। जब ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया तब ये गुड्स के डेफिनेशन के अंडर आ गया, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन तो यही कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये गुड्स के डेफिनेशन के अंडर आते हैं, तो इसके सप्लाई पर भी जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सप्लाई का मतलब सेल मान के चलिए, लेकिन सप्लाई में और क्या क्या सब एक्टिविटीज आता है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब चलिए सर्विसेज के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेज सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स
activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination, for which a separate consideration is charged. ये कहता है कि services means anything other than goods, यानी जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 के क्लॉज 26 से भी कहता है। ये बात मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर से डेफिनेशन को चलते हैं। ये कहता है सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी गुड्स के अलावा मनी और सिक्योरिटीज भी सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आता है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। मनी और सिक्योरिटीज ना ही तो ये गुड्स है ना ही ये सर्विसेज हैं। फिर क्या कहता है, चलिए डिस्कस करते हैं। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्शन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन, टू अनदर फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन, फॉर व्हिच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। इसका मतलब ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पर मनी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सिर्फ मनी सर्विसेज में नहीं आता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करके कोई एक्टिविटीज किया जाता है तो फिर उस एक्टिविटीज को सर्विस कहा जाएगा। या मनी को कैश में या ड्राफ्ट में बदल देने पर उस पर जो चार्ज लगता है उसे भी सर्विस कहा जाता है। या करेंसी को बदल देने पर उस पर जो चार्ज लगता है या जो कमीशन लिया जाता है वो भी सर्विसेज के अंडर आता है। डॉलर या पाउंड, जिसे कि रुपीस में कन्वर्जन करने पर उस पर जो कमीशन लिया जाता है या जो चार्जेस लिया जाता है उसको भी सर्विस कहा जाएगा। डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन फॉर व्हिच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, जैसे कि कोई 500 के नोट को बदल के 50-50 के 10 नोट देता है और उस पर वो अपना कमीशन या चार्जेस लेता है। वही कमीशन या चार्जेस को यहाँ पर सर्विसेज कहा जाएगा और इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वो क्या कहता है, चलिए डिस्कस करते हैं। For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression services includes facilitating or arranging transaction in securities. ये कहता है कि सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए या सेल करने के लिए अगर कोई फैसिलिटेट या अरेंज करता है तो यहाँ डाउट क्लियर किया जाता है कि उस फैसिलिटेट और अरेंज करने के लिए को सर्विस माना जाएगा। ये था आज का टॉपिक। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।